तो आज हमारे पास मून नाइट के 5वें एपिसोड को रिलीज किया गया है और इस एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को रिवील किया गया है। खासकर मार्क के कैरेक्टर के हवाले से आज हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। हमें उसका ओरिजिन देखने को मिला कि किस तरीके से वो मून नाइट बना, किस तरीके से उसने अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज को बनाया और क्या वाकई में वो सच में मर चुका है और अब आगे जाके क्या होने वाला है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर आके ये शो। और अब हमारे पास सिर्फ जैसा कि एक एपिसोड रहता है जो कि फिनाले हमारे होने वाला है, तो उससे पहले ऐसी बहुत सी चीजें जो कि हमें इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करनी है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन और हम देखेंगे डिटेल में कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें थी जो कि नोट करने वाली थी। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का जो एपिसोड शुरू होता है उसके अंदर नोट करने वाली बात यह है कि आज जब मार्वल स्टूडियोज का लोगो आया तो उसके ऊपर हमें मार्वल का ही गाना सुनने को मिला, जिस तरह कि हमने दूसरे एपिसोड के अंदर नहीं देखा था। तो उससे ये बात साबित होती है कि शायद ये अभी भी जो सीरीज है पूरी की पूरी एमसीयू के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये अपनी एक तरह के अलग वर्ल्ड के अंदर चल रही है जो कि मार्क के अराउंड घूम रहा है। हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्क दोबारा से जो है वहाँ पे डॉक्टर हेरो के साथ बैठ के इन सारी की सारी बातों को डिस्कस कर रहा होता है जो उसने एक्सपीरियंस करी है। लेकिन अचानक हमारी कहानी दोबारा वहीं पे शिफ्ट होती है जहाँ हमने अपना लास्ट एपिसोड एंड किया था, जब हम देखते हैं कि गॉडेस तवारेथ जो होती हैं वो बेसिकली इन दोनों से आके बातचीत कर रही होती है, उनको बताने की कोशिश करती हैं कि वो लोग एक आफ्टर लाइफ के अंदर मौजूद हैं। तो यानी कि इंडीड जब वहाँ पे आर्थर हेरो ने उसको गोली मार के शूट करा था तो उसके बाद वहाँ पे मार्क स्पेक्टर मर गया था और इस वक्त ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो दरअसल एक आफ्टर लाइफ है, जिसके ऊपर मार्क बोलता भी है कि ये जो है बहुत ज़्यादा आफ्टर लाइफ में से एक आफ्टर लाइफ है। लेकिन तवारेथ बोलती है कि नहीं, ये सिर्फ एक ही आफ्टर लाइफ है और यहाँ पे जो है तुम्हें इस तरह से इसको प्रिसीव किया जा रहा है क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है इस पूरी की पूरी जगह को जो है अपने दिमाग के अंदर सोच नहीं सकता है। तो जो कोई भी चीज़ वो आसानी से इमेजिन कर सकता है, जिस चीज़ को वो आसानी से समझ सकता है, उसी चीज़ के रूप में उसको ये जगह नजर आती है। और मार्क बताता है कि किस तरीके से वो पागल हो चुका है, वो हमेशा अपनी पर्सनैलिटीज़ बनाता है, उसने अपने दिमाग के अंदर एक तरह का केज बनाया हुआ है, एक पिंजरा बनाया हुआ है और इसी तरह वो अपने आप को पटना मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर पाता है जो कि शिकागो के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से तवारेथ जब उनको इस अंडरवर्ल्ड के बारे में बता रही होती है, इस पूरी की पूरी जगह के बारे में, तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्लेन का जिक्र करती है। और अगर आपको याद हो तो एंसेस्ट्रल प्लेन बेसिकली वही जगह है जहाँ पे सारे के सारे ब्लैक पैंथर्स मौजूद थे। यानी कि जब सारे के सारे ब्लैक पैंथर्स मर जाते हैं तो वो इसी प्लेन के अंदर जाते हैं जिसको एंसेस्ट्रल प्लेन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा शायद पहला एमसीयू का रेफरेंस था जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि ये पूरी की पूरी सीरीज इनफैक्ट जो है वो एमसीयू के अंदर ही बेस्ड करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से तवारेथ बताती हैं कि वो लोग अब जो है अंडरवर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, जिसको दुआत भी कहा जाता है इजिप्शियन लैंग्वेज के अंदर। अब इस पूरी की पूरी जगह को हमने मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखा है जहाँ पे ये सारे के सारे लोग मरने के बाद जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि जिस तरह से ओलंपियन गॉड्स के दरमियान अंडरवर्ल्ड मौजूद होता है जहाँ पे हेडीज रूल करता है और वहाँ पे सारे के सारे सोल्स को जज करने के लिए ले जाया जाता है। अगर वो सोल्स जो हैं वो बेसिकली इविल होते हैं, उन्होंने गलत काम किए होते हैं तो उनको अंडरवर्ल्ड टार्टरस के अंदर फेंक दिया जाता है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो उनको फील्ड ऑफ एलिजियम यानी कि उनकी जन्नत के अंदर ले जाया जाता है। इसी तरह नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर भी, नॉर्स गॉड के अंदर भी यही वाला सेम कॉन्सेप्ट मौजूद है जहाँ पे उनके पास वेलहैला मौजूद है और हेल की रेल मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हम इजिप्शियन गॉड्स की बात करें तो इनके पास जो रेल्स हैं बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से वो अंडरवर्ल्ड सिटी है जहाँ पे दुआत के रेगिस्तान के अंदर उनको फेंक के हमेशा के लिए जमा दिया जाएगा और सारी इटर्निटी के लिए वो वहीं पे जमे रहेंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर वो जो है इस काबिल होते हैं कि उनको जन्नत दी जाए तो वो फील्ड्स ऑफ रीड्स के अंदर जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जाने से पहले दरअसल गॉडेस तवारेथ जो यहाँ पे मौजूद हैं वो उनकी यहाँ पे गाइड का रोल प्ले कर रखी हैं और वो बताती हैं कि किस तरीके से उनके दिलों को निकाल के उनका वजन किया जाएगा फेदर ऑफ माथ के जरिए, जो कि एक तरह का बैलेंस करने का तरीका है इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर कि अगर ये पूरा का पूरा तराजू उनके दिलों के साथ बैलेंस कर जाता है तो इसका मतलब कि उनका सोल बहुत अच्छा था, उन्होंने ज़िंदगी में अच्छे काम करे और उनको जन्नत में यानी कि फील्ड्स ऑफ रीड में भेजा जाएगा। तो इस बात को जज करने के लिए उनको पूरे के पूरे बैलेंस को बैलेंस करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे स्टीवन और मार्क दोनों के दिलों को निकाल के उस बैलेंस के ऊपर रखते हैं तो वो यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे होते हैं। और गॉडेस तवारेथ ये बात बताती है कि किस तरीके से ये दोनों के दोनों दिल जो हैं वो मुकम्मल नहीं है, वो पूरे नहीं है, बल्कि उनके अंदर कोई ना कोई कमी महसूस है। उन दोनों ने अपने आप से एक दूसरे से सीक्रेट्स रखे हुए हैं जो कि उनको आपस में शेयर करने होंगे, तभी जाके ये दोनों दिल जो है वो मुकम्मल तौर पर भर पाएंगे और बैलेंस हो पाएंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब मार्क और स्टीवन जो है वो अपने उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर घुसते हैं जहाँ पे वो अपनी अलग अलग मेमोरीज को विजिट कर रहे होते हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि स्टीवन को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है मार्क के बारे में और वो लोग एक कमरे के अंदर घुसते हैं जहाँ पे सारी की सारी डेड बॉडीज मौजूद होती हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क बेसिकली कुछ लोगों को तो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है जिसने उनको मारा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको मार्क रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही लोग होंगे जिसको उस तीसरी पर्सनैलिटी ने मारा होगा, जिसको इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर टीज काफ़ी ज़्यादा किया गया लेकिन देखा हमें फिर भी नहीं गया। तो आई होप कि उसको वो लोग जो है फिनाले के लिए बचा के रख रहे हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से मार्क का जो पूरे का पूरा ट्रॉमा है, जो उसके सारा का सारा स्ट्रेस है, जिस वजह से उसने अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ बनाई है, वो उसके बचपन से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि उसका बेसिकली यहाँ पे एक भाई मौजूद होता है जिसका नाम रेंडाल स्पेक्टर होता है।
जो कि बचपन में उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेला करता था। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन एक दिन वो बेसिकली केव के अंदर जाने का फैसला करते हैं और अचानक वहाँ पे बारिश हो जाती है। अब मार्क स्पेक्टर क्योंकि उस वक्त एक बच्चा था तो उसने इस बात के ऊपर नोट नहीं करा, लेकिन वो पूरी की पूरी केव के अंदर जब वो मौजूद होते हैं तो उस केव के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और इन दी एंड उसके भाई की एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे होता कुछ इस तरीके के, बेसिकली जो उसकी मदर होती हैं वो सारी जिंदगी मार्क स्पेक्टर को ही इसका फॉल्ट समझती हैं कि उसने ही अपने भाई को जान से मारा है और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने की कोशिश करती हैं। उसको मेंटली टॉर्चर करती हैं, उसको फिजिकली मारना शुरू कर देती हैं और ना ही उसकी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आती है, ना ही उससे कोई बात कर रही होती है। मतलब बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है मार्क स्पेक्टर के साथ। और यही वो सारी की सारी वजह होती है जिस वजह से मार्क स्पेक्टर अपनी पहली बार एक दूसरी पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी को अडेप्ट करता है ताकि वो इस पूरी की पूरी रियलिटी से बाहर निकल सके, वो अपनी मदर से जो है लड़ना ना सके और इस सारी की सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रखी हैं वो स्टीवन फील ना कर सके। और तब जब वो स्टीवन की फॉर्म में रहता है तो वो जो है बेसिकली एक बहुत ही पोलाइट इंसान होता है और उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये सब कैसे हुआ है। तो यही वो सारी की सारी वजह है कि मार्क स्पेक्टर दरअसल एक असली आदमी था जिसने स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी को अपने अंदर डेवलप करा ताकि वो इस रियलिटी से भाग सके, वो इस सारी की सारी चीज़ों को फेस ना कर सके। लेकिन अगर हम यहीं पे रेंडाल की बात करें तो मैं उसके बाद थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी रेंडाल स्पेक्टर नाम का कैरेक्टर होता है जो कि शैडो नाइट के नाम से मशहूर होता है, जो कि दरअसल मून नाइट का एक विलन होता है। और बाद में जाके मून नाइट को ये बात पता चलती है कि ये उसका बचपन में बिछड़ा हुआ एक छोटा भाई है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली अब ये जो होता है एक पूरा का पूरा इविल इंसान बन चुका होता है, लोगों को मारने पे उतर आता है और लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है। और ये बेसिकली मून नाइट को रिप्लेस करके उसकी जगह मून नाइट बनने की कोशिशें कर रहा होता है और इसी चक्कर में ये काफ़ी मिस्टिकल तरीकों से मून नाइट जैसी पावर्स को भी अपने पास हासिल कर लेता है। लेकिन इन दी एंड मार्क स्पेक्टर और उसकी जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट इसको जान से मार देता है। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारी की सारी मेमोरीज को विजिट कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वहीं पर अचानक उनको टॉरेट जो है वो इंटरप्ट करती है और बताती है कि किस तरीके से पूरे की पूरे अंडरवर्ल्ड के अंदर एक उथल पुथल मच चुकी है और हर तरफ जो है खतरनाक किस्म के काम हो रहे हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली एक आदमी ने यानी कि आर्थर हेरो ने कुछ लोगों को बेसिकली उनकी मौत से पहले ही जज करना शुरू कर दिया है और वो जज करके उनको सीधा अंडरवर्ल्ड के अंदर भेज रखा है और इस वजह से अंडरवर्ल्ड का जो पूरा का पूरा बैलेंस है वो आउट हो रहा है और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ पे मार्क और स्टीवन बताते हैं कि किस तरीके से वो इसी काम को करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से उनको वापसी जाना होगा दोबारा जिंदा होने के लिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि स्टीवन ये भी बोलता है कि किस तरीके से वो लैला को एक मैसेज पहुंचा दे कि उसको कॉन्शु को आज़ाद करना ही होगा, क्योंकि तौरेत बोलती है कि अगर मैं किसी ना किसी तरीके से तुम्हें वापसी भेज भी दूं तो तुम ठीक उसी बॉडी के अंदर जाओगे जिसके अंदर अभी भी बुलेट्स लगी हुई हैं, उसको मैं हील नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए उनको कॉन्शु की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, चाहे वो कितना भी उससे नफरत क्यों ना करते हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तौरेत बताती है कि किस तरीके से उनको सबसे पहले स्केल्स को बैलेंस करना है, क्योंकि अगर ये स्केल बैलेंस नहीं हुए तो ओसाइरस का गेट भी उनके लिए नहीं खुलेगा जिसके जरिए वो वापसी जा सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मार्क और स्टीवन दोबारा से जो अपनी उस मेमोरी मेज के अंदर घुसते हैं जहाँ पे स्टीवन मार्क के बारे में जानने की कोशिश कर और मार्क नहीं चाहता कि स्टीवन उसके बारे में ज़्यादा जाने क्योंकि उसके बचपन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ें गुजरी हैं जो कि वो दोबारा शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ भी। और इसी तरह हम देखते हैं कि उसके बचपन के अंदर जब वो एक कमरे के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता है तो वहीं पर बेसिकली जब उसकी माँ उसको फर्स्ट टाइम जो है टॉर्चर करने के लिए उसको मारने के लिए आती हैं, उससे ऊपर अपने बदले निकाल रही होती हैं, तो तभी वो फर्स्ट टाइम अपनी स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी को बनाता है। और ये देख के स्टीवन समझ जाता है कि बेसिकली स्टीवन असली नहीं है बल्कि वो मार्क की बनाई हुई सिर्फ एक पर्सनैलिटी है ताकि वो अपने आप को इन सारी की सारी चीज़ों से दूर रख पाता। हमने यहाँ पे इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर यहाँ पे देखा कि मार्क स्पेक्टर जो है वो एक जूइश कैरेक्टर है। हमने उसको जूइश कल्चर को फॉलो करते हुए देखा जो कि बिल्कुल कॉमिक से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता में नजर आ रहा है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे स्टीवन और मार्क इस बात को समझ जाते हैं कि बेसिकली अब वो लोग जो हैं एक दूसरे को जान चुके हैं, एक दूसरे को समझ चुके हैं, तो यहाँ पे स्टीवन जो है वो मार्क स्पेक्टर को हौसला देने की कोशिश करता है, एक तरह की उसकी थेरेपी करता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम उस वक्त एक छोटे बच्चे थे, तुम्हें नहीं पता था कि किस तरीके से तुम्हारे भाई की मौत हो सकती है, तो इसलिए इसको तुम्हें अपनी गलती मानना बंद करना होगा और जो हो रहा है उसको अब हमें फेस करना होगा मिलके ही। और इसी तरह हम लोग दोबारा से उसी जहाज के ऊपर शिफ्ट होते हैं, उस कश्ती के ऊपर जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर जा रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली तौरेत बताती है कि अब ये बेसिकली बैलेंस अभी तक नहीं हुए इस केस और इस वजह से अब यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उस रेगिस्तान के समंदर के अंदर से कुछ अजीब व गरीब सोल्स निकलते हैं जो कि स्टीवन और मार्क को अपने साथ घसीटते हुए नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मार्क उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है और स्टीवन भी पहली बार अपना हाथ उठाता है और उन सारे के सारे सोल से मार्क को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो लोग यहाँ पे जिंदा बच सकें और आगे जाके वो दोबारा से रिजरेक्ट हों और ताकि इसके जरिए वो सारा के सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश कर सकें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बात पता चलती है कि किस तरीके से स्टीवन जो है वो क्रिकेट का बहुत ही बड़ा फैन है और वो यहाँ पे लोगों को बैट के जरिए सिक्सर लगा लगा के मार रहा होता है। लेकिन इन दी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को बचाने के लिए स्टीवन जो है वही बेसिकली उस पूरे के पूरे जहाज से नीचे उस समंदर के अंदर यानी कि रेगिस्तान के अंदर गिर जाता है जो कि अंडरवर्ल्ड है। और हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर यहाँ पे स्टीवन को चिल्लाने की बुलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि वो उस पट्टी के अंदर गिर चुका है तो वहीं पे सारे के सारे सोल्स उसको वहाँ पे
कैद कर लेते हैं और स्टीवन को हम देखते हैं कि उस रेगिस्तान के अंदर वो वहाँ पे जम चुका है। यानी कि यहाँ पे स्टीवन की स्टोरी को आज खत्म कर दिया गया है। अब हम स्टीवन को दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि बेसिकली वो अंडरवर्ल्ड के अंदर कैद हो गया है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे तो औरत बताती है कि किस तरीके से ओसाइरस के गेट के ऊपर वो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन वो खुले नहीं है क्योंकि उनके हार्ट्स अभी तक जो है वो बैलेंस नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे स्टीवन अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है तो वहाँ पे तुरंत ही वो बैलेंस जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, वो स्केल बैलेंस, तो तुरंत ही वहाँ पे वो स्केल जो है वो बैलेंस हो जाता है और उनके जो है बेसिकली हार्ट और फेदर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि मार्क अचानक यहाँ पे ट्रांजिशन के साथ एक अजीब और गरीब एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत किस्म की फील्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और अचानक सारी की सारी चीज़ें वहीं पर ख़त्म होती हैं और एपिसोड का एंड होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एंडिंग एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो बेसिकली जो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यानी कि वहाँ पे मार्क को गोली मारी गई थी, तो वो बिल्कुल रियल था और उसके बाद मार्क स्पेक्टर की मौत हो जाती है और वो इजिप्शियन आफ्टर लाइफ के अंदर चले जाता है, जहाँ पे बेसिकली उसके सोल को जज किया जा रहा है, उसको जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या वो जन्नत में जाएगा या फिर वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन उससे पहले उसने अपनी सारी की सारी मेमोरीज को इकट्ठा करा, हम सबको बताया कि किस तरीके से कॉन्शू ने उसको जो है रिजरेक्ट करा था उस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर, जहाँ पे हमने पहली बार बुशमैन का नाम भी सुना। और बुशमैन वाली स्टोरी ये पूरी कॉमिक बुक ओरिजिन है मार्क स्पेक्टर की, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्क जब मरी हुई हालत में होता है तो कॉन्शू के मंदिर के अंदर मौजूद होता है और तभी कॉन्शू उसको इस बात के ऊपर मैनिपुलेट करता है कि किस तरीके से उसकी जान बचा सकता है अगर वो उसका उसमें साथ देगा। और तभी कॉन्शू जो है बेसिकली मून नाइट को अपना वो पूरा का पूरा सेरेमोनियल आर्मर दे के हील करता है और मून नाइट बनाता है। लेकिन इसकी एंडिंग ने हमें ये बात बताई है कि किस तरीके से जो स्टीवन ग्रैंट की पर्सनैलिटी है अब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जो है इस पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड के अंदर जम चुका है। और रही बात मार्क स्पेक्टर की, तो मार्क स्पेक्टर अपनी जन्नत में यानी कि फील्ड्स ऑफ रीड्स के अंदर जा चुका है। तो क्या ये बात हमें बताती है कि अब मार्क स्पेक्टर मर चुका है? तो हाँ, अभी के लिए जो चीज़ हमने देखी उसको देख के हम यही कहेंगे कि मार्क स्पेक्टर मर चुका है और उसकी आफ्टर लाइफ भी अब खत्म हो चुकी है और वो जन्नत के अंदर अपनी सारी की सारी इटर्निटी के लिए रहने वाला है। लेकिन इसके एंड में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे तौरेत से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि लायला को ये कहा जाए कि कॉन्शू जो है उसको वापसी किसी ना किसी तरीके से आज़ाद किया जाए। तो मुझे लगता है कि आखिरी पार्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पे कॉन्शू को भी रिजरेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे मार्क स्पेक्टर को भी वापसी इस पूरे के पूरे जन्नत से निकाल के असली दुनिया के अंदर लेकर आया जाएगा ताकि वो आर्थर हैरो और एमेट वगैरह को रोक सके। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि इस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है। स्टोरी के अंदर काफ़ी नया ट्विस्ट और आज पूरी की पूरी जो बैक स्टोरी हमने देखी स्टीवन और वो बहुत ही ज़्यादा औसम किस्म की थी, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट भी नज़र आ रही है। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे अभी हमारी तीसरी पर्सनैलिटी बाकी है जिसको हमने अभी तक नहीं देखा। तो आई होप कि आखिरी एपिसोड के अंदर उसका एक बहुत ही बड़ा काम होने वाला है और फिनाले के लिए क्या होगा और कैसे होगा इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मार्क स्पेक्टर इस वक्त अपनी जन्नत के अंदर मज़े कर रहा है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मून नाइट की पूरी सीरीज़ के अंदर और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया है। लेकिन अब मैं इसके फिनाले के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मेरी इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें स्टोरी के साथ साथ हमें ज़बरदस्त किस्म का एक्शन भी देखने को मिलना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इसी तरह हर हफ्ते जो है मून नाइट के ब्रेकडाउन मेरे चैनल पर एंजॉय कर सकें। और उसके अलावा मैं दूसरी मूवीज़ के रिव्यूज़, सीरीज़ के रिव्यूज़, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, फैन थ्योरीज, इन सब के ऊपर तो बातचीत कर ही रहता हूँ। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट शेयर करके तुम लोगों को अपडेटेड रख रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।